नमस्कार साथियों, मैं शिवेश मिश्रा स्वागत करता हूं आपका एनजीईआरटी ऑफिशियल में। आज हम लोग हिंदी की क्लास के लिए फिर से आ रहे हैं, जो कि पिछले 1 महीने से लगभग बंद थी। अब हम जब आ गए हैं तो ये सिलसिला आगे जारी रहेगा। जो भी बच्चे यूपी ट्रिपल एससी की या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, जहाँ पर उनको बहुत ही अच्छा शानदार प्रकाशन है इलाहाबाद का चक्षु प्रकाशन, आपको उसकी पीडीएफ हमारे बगल में दी जा रही है। आप उसको देखिए, एक बार जाकर के मार्केट में उसको विजिट कीजिए और आप यकीन मानिए बहुत ही शानदार प्रकाशन है और उसमें बहुत ही कम एरर्स पाए जाते हैं। आप उसको खरीदिए, उसके प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कीजिए और उस किताब को लीजिए, आपको उसका बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। आइए दोस्तों, हम अपनी क्लास की ओर बढ़ते हैं। हमने अभी तक हिंदी की क्लास में आपको बताया था, ग्रामर के बारे में हमारी क्लास स्टार्ट हुई थी। हम कारक पढ़ रहे थे, तो हम अपनी क्लास को पिछले जो हमने जहाँ से छोड़ा था उसको एक बार रिवाइज कर देते हैं शॉर्ट में, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो जैसे हमने आपको बताया था कारक, तो कारक हमने बताया था कि ये 8 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हमने बताया था कर्ता कारक, ये हम शॉर्ट में आप बता रहे हैं आपको, उसको एक बार उसका ओवरव्यू ले लीजिए। उसके बाद से हमने जहाँ से आपको छोड़ा था उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। तो पहला कारक है कर्ता कारक, दूसरा होता है कर्म कारक, तीसरा करण कारक, संप्रदान कारक, पांचवा अपादान कारक, अधिकरण कारक, संबंध कारक, और इसका 8वां है संबोधन कारक। आप इसको लिख लीजिए। ये जो कारक हैं, इनको पहचानने की इनकी विभक्तियां दी जाती हैं। एग्जाम में ज़्यादातर आप इनकी विभक्तियों के माध्यम से इनके कारक को पहचान सकते हैं कि कौन सा कारक है दरअसल। लेकिन कभी कभी इनमें यहाँ पे विभक्तियाँ नहीं दी जाती हैं, तो आप जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो उन सारी चीज़ों को भी पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल आप इनको देख लीजिए और इनकी विभक्तियों को भी एक बार जान लीजिए। कर्ता कारक की विभक्ति होती है ने, कर्म कारक की विभक्ति होती है को, करण कारक की विभक्ति होती है से, द्वारा, संप्रदान की होती है को, के लिए, अपादान की विभक्ति होती है से, अलगाव, फिर आती है अधिकरण में पर, संबंध, का, के, की, रा, रे, री, संबोधन हे, अरे। ये सारी चीज़ें लगभग आपको बताई जा चुकी हैं। एक बार इसको ओवरव्यू आप इसको ले लीजिए। इसके बाद हमने आपको कर्ता कारक हमने पढ़ा दिया था। इसके बाद हमने आपको संप्रदान कारक बता दिया था। अब हम आपको बताएंगे करण कारक। ये आज हम बताएंगे इसको सीक्वेंस से। आप ये मत डरिएगा कि सर एक सीक्वेंस से क्यों नहीं बता रहे हैं, इसका कारण है जो कि हमने आपको पिछली क्लास में बताया था। जो लोग इसको नहीं पढ़े हैं तो इसकी पिछला वीडियो यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, आप जा कर के एनजीईआरटी ऑफिशियल पे इसको सर्च कीजिए, इसके पिछले वीडियोस को देखिए, उसके बाद आप आएंगे तो इसको ज़्यादा चीज़ें आपको समझ में आएंगी बेहतर तरीके से। तो आप एक बार इसको लिख लीजिए। इसके बाद हम आपको संप्रदान कारक को बताते हैं, इसको डिटेल में बताएंगे।
क्या कैसे होती है, इसके क्या रूल्स हैं, इसमें कौन कौन से अपवाद आते हैं, ये सारी चीज़ें आपको अभी डिटेल में बताई जाएंगी। फिलहाल आप इसको, मैं साइड हो जाता हूँ, आप इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो इसको लिख लीजिए। ये दोस्तों फिर से हम चलते हैं अपनी क्लास की ओर। हमने अभी आपको इसके कारक के बारे में हमने आपको बताया था, अभी हम फिर से स्टार्ट करते हैं इसको। हमने करण कारक के बारे में बताया था कि आपको करण कारक बताएंगे, लेकिन उसके पहले आपको कर्म कारक बता देते हैं। कर्ता के बाद कर्म आता है, वो बीच में छूट गया था, इसलिए अभी उसको हम बताने जा रहे हैं। दरअसल कर्म कारक होता क्या है? जब कोई कर्ता जिस चीज से या जिसके द्वारा कोई कर्म करता है उसको बोला जाता है कर्म कारक। मतलब किसी के द्वारा कोई चीज की जाती है तो उसको कर्म कारक बोला जाता है। अब कर्म कारक में कौन कौन सी चीजें आती हैं, इसमें कौन कौन से कारक चिन्ह आते हैं, ये सारी चीज़ों को हम यहाँ पर आपको बताएंगे। तो दूसरा कारक आप लिख लीजिए कर्म कारक। इसकी विभक्ति चिन्ह होती है को, इसकी विभक्ति रूप लिख लीजिए, विभक्ति होती है को, यानी कि जिसके माध्यम से कोई काम आप करते हैं उसको बोला जाता है कर्म कारक बोला जाता है। जैसे राम ने रावण को मारा, कौन मारा? राम ने। किसको मारा? रावण को। तो यहाँ पे विभक्ति क्या आ रही है? को आ रही है। को विभक्ति के माध्यम से हम क्या पहचान रहे हैं? ये कर्म कारक है जिसके माध्यम से वो काम किया जाता है। इसमें सिर्फ को, इसकी कुछ पहचान होती है, उसमें कुछ एक जिसको कहते हैं कीवर्ड बोला जाता है। आजकल की भाषा में इंग्लिश में कीवर्ड आ गया कि ये शब्द हमें जहाँ पे मिलेगा हम उसके माध्यम से ये पहचान लेंगे कि ये कर्म कारक है, या जो भी कारक होते हैं उसमें कुछ कीवर्ड दिए रहते हैं। उन कीवर्ड के माध्यम से इसको समझेंगे कि ये दरअसल कीवर्ड क्या है। अगर वो वर्ड हमको वहाँ पे मिल जा रहे हैं तो हम उससे ये पहचान जाएंगे कि ये शब्द या ये वर्ड उससे संबंधित है, और ये तत्कालीन या जो भी संबंधित कारक है उसको पहचान दिलाएंगे। तो कर्म कारक के वो कौन कौन से कीवर्ड हैं हम उसको जानते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से अगर वो वर्ड आ जाएंगे तो हम ये जान जाएंगे कि ये कर्म कारक है। जैसे कहीं पे आ जाए बुलाना, पुकारना, आप लिखते जाइए, जगाना, भगाना, पोसना, ये सारे कुछ ऐसे हैं। यहाँ पे आप सुलाना भी लिख सकते हैं। ऐसे वर्ड आपको मिलेंगे तो आप ये पहचान जाइएगा कि ये कर्म कारक से संबंधित चीज़ें हैं। आइए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि इसका प्रयोग कैसे किया जाता है। एग्जाम्पल में जब तक आप इसको, अभी ये चीज़ें आपको थोड़ा अजीब सी लग रही होंगी जब, लेकिन इसका एग्जाम्पल के माध्यम से इसको प्रयोग में लाएंगे तो ये चीज़ें और आपको और अच्छी तरीके से आ जाएंगी। इसको एक बार लिख लीजिए, मैं साइड हट जाता हूँ, या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। इसका एग्जाम्पल लेते हैं कि पिता ने पुत्र को बुलाया। ये शब्द आपको यहाँ पे वाचक चिन्ह मिल रहा होगा, ये कीवर्ड आपको मिल गया है कि यहाँ पे ये को है और ये बुलाया है। ये हमने यहाँ पे विभक्ति आपको को लिखाई थी, और ये हमने उसके बाद कोई क्रिया बोल, क्या हमने कौन सी क्रिया बताई थी आपको? ये क्रियाएं हैं। ये हमने जो आपको ये कीवर्ड बताए हैं ये दरअसल क्रियाएं हैं। कहीं पे ये आपको ये ये को वर्ड मिल जाए और ये बुलाना मिल जाए तो आप ये समझ जाएंगे ये कौन सा कारक है? कर्म कारक है। दूसरा, राम ने लक्ष्मण को पुकारा,
सही है। यहाँ पे पुकारना शब्द आ गया और ये वाचक चिन्ह ये भी आ गया। ये इसका मतलब क्या हो गया, ये आपका कर्म कारक हो गया। इसी तरीके से कि माँ ने बच्चे को जगाया, यहाँ पे जगाना शब्द आ गया, ये वर्ड आ रहा है। अब यहाँ पर एक अपवाद भी है। जैसे जितने भी शब्द हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं ये सब सजीव वस्तुओं के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन कभी कभी को क्या चीज़ें होती हैं कि निर्जीव वस्तुएं भी आ जाती हैं जहाँ पे को शब्द का इस्तेमाल होता है। जैसे कुर्सी है, ठीक है, कुर्सी को यहाँ रखो, तो ये निर्जीव शब्द पे ये वाचक चिन्ह नहीं आता है। आप इसको नोट करके लिख लीजिए, ये आपका हो गया होगा। इससे आप ये शब्द को आप नोट कीजिए, इससे अपने मन से जितने वर्ड हो सके उतने सारे एग्जाम्पल आप बनाइए। जितने ज़्यादा आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ये आपसे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। लेकिन हम आपको मेन पॉइंट आपको बता रहे हैं। ये की पॉइंट हैं 6, आप इसको लिख लीजिए, इससे सेंटेंस बनाइएगा। जैसे जैसे आप सेंटेंस बनाने लग जाएंगे, जैसे जैसे चीज़ों को आप समझने लग जाएंगे, सीखने लग जाएंगे, तो आप देखेंगे कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को आप टैकल कर पा रहे हैं। एग्ज़ाम में कुछ होता नहीं है, 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, उनमें से आपको ये पहचानना रहता है। जैसे हम आपको इसको को के बाद हम इसको समाप्त भी कर सकते थे, जैसे कि होता है कि हमने आपको विभक्ति बता दी और ये बता देते कि कर्म का प्रभाव जिस क्रिया पे पड़े उसको कर्म कारक कहते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें हैं, आप पहचानने का तरीका ये होता है। हमने आपको डिटेल में घुस करके इसको बताया है, समझाया है, ताकि किसी भी स्तर का क्वेश्चन आपसे आए तो आप उसको यहाँ वहाँ पर उसको आंसर दे पाएँ। ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं है, ज़्यादा फेमस टीचर भी नहीं है, लेकिन जो हमने सीखा है वो सारी चीज़ें आपको बता रहे हैं। क्योंकि स्टूडेंट हैं तो हमें ये समझ में आता है कि कहाँ पे कोई स्टूडेंट कहाँ पे गलती कर सकता है, और इसलिए ये सारी चीज़ें बता रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको काम आएंगी। इसके बाद से हम आपको एग्जाम्पल लेते हैं, तो आप उम्मीद है आप इसको लिख चुके होंगे। तो अभी आप लोग नोट करके लिखिए। यहाँ पे नोट करिए, ये इम्पोर्टेंट है। निर्जीव कर्म के साथ को किसी भी चीज़ को जब हाईलाइट किया जाता है तो उसको इन्वर्टेड कामा में लिखा जाता है। एक ऊपर 2 कॉमा दिया जाता है, उसके बीच में दिया जाता है। किसी के बातों को उद्धृत करने के लिए डबल इन्वर्टेड कामा का इस्तेमाल किया जाता है। जब आप लोग पंचुएशन पढ़ेंगे या इसका जो ठहराव जिसको बोला जाता है, जब उसको पढ़ेंगे तो ये चीज़ें आपको बताई जाएंगी कि कहाँ पर जब किसी स्पेसिफिक चीज़ को जहाँ पे आपको पॉइंट आउट करना होता है तो आप उसको डबल कामा में रखिए। और जब आपको किसी की बातों को ज्यों का त्यों रखना है, जैसे कि हमको किसी को कोट करना है, महात्मा गांधी ने ये कहा था या सुभाष चंद्र ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो हम वहाँ पर लिखेंगे सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, उसके बाद डबल इन्वर्टेड कामा, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। किसी की बातों को, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो भी साथ में आएंगी तो वो आपको मैं बताते चलूँगा। तो फिलहाल निर्जीव कर्म के साथ को विभक्ति का प्रयोग नहीं होता। ठीक है, आप इसको, मैं साइड हट जाता हूं, आप इसको लिख लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर। कुर्सी को यहां रखो, ये वाक्य गलत है। इसका शुद्ध रूप क्या होगा? कुर्सी यहां रखो, ये इसका शुद्ध वाक्य है, ये शुद्ध रूप है। आप इसको लिख लीजिए। इसके बाद हम
आगे इसके और नियम की ओर चलते हैं। नियम 2 के बारे में पढ़ेंगे इसमें, तो आप इसको लिख लीजिए। दोस्तों, कर्म कारक में जो दूसरा नियम आता है आप उसके बारे में आपको बताएंगे, या इसको नोट 2 करके लिख सकते हैं या नियम 2 करके लिखिए। जब भी कभी मारना क्रिया होता है उसका 2 अर्थ होता है। जब हम किसी को पीटने के अर्थ में कहते हैं तो वहाँ पे को विभक्ति का प्रयोग होगा, लेकिन जब कभी भी मारना क्रिया का प्रयोग शिकार करने के अर्थ में होता है वहाँ पर को विभक्ति का प्रयोग नहीं होगा। तो इस चीज़ों का ध्यान रखेंगे। तो आप इसको लिख लीजिए, मारना, इसको मैं लिखा देता हूँ। जब कभी भी पीटने के अर्थ में आएगा तो यहाँ पर को विभक्ति लगेगी, और जब भी इसका प्रयोग शिकार करने के अर्थ में आएगा को विभक्ति नहीं लगेगी। आप इसको लिखिए, फिर इसका हम एग्जाम्पल देते हैं 1-2 और उसके बाद इसके माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। फिलहाल आप लोग इसको लिख लीजिए। जैसे हरि ने मोहन को मारा। यहां पर को विभक्ति का प्रयोग हो रहा है, यहां पे मारा क्रिया आ रहा है। अब ये हमें कॉमन सेंस से समझना पड़ेगा कि कोई व्यक्ति किसी को मारने का जब अर्थ होता है तो क्या किसी को जान से मारता है या उसको पीट रहा है। इसके 2 अर्थ हो रहे हैं। तो यहाँ पे किसका मतलब क्या हो रहा है, पीटने के अर्थ में हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे को विभक्ति का प्रयोग सही होगा। लेकिन अगर हम यहीं पे करते हैं कि शेर ने शिकार किया या शिकारी ने हिरण मारा। अब जो शिकारी है किसी को मारेगा तो उसको पीट के भगाएगा तो नहीं। शिकारी का मतलब वो शिकार करने जा रहा है, शिकार करके उसको खाएगा ही, सीधी सी बात, उसको जान से मारेगा। इसका मतलब भी यहाँ पर शिकारी ने हिरण मारा, ये बात सही होगी। लेकिन अगर यहाँ पे को विभक्ति होती तो गलत होता। शेर ने शिकार किया, यहाँ पे ये वाक्य सही है, लेकिन अगर यहाँ पे शेर ने शिकार किया, शिकार थोड़ी करेगा, शेर ने हिरण को मारा, यहाँ पे को विभक्ति आ रही है, लेकिन यहाँ पे शिकार करने का अर्थ हो रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर को विभक्ति का प्रयोग गलत होगा दोनों जगह पे। अब अगर इसको हमको सही करना है तो यहाँ से को हटाना पड़ेगा। अब ये सही हो गया। तो चीज़ें आपको समझ में आ रही कि अगर कहीं पे पीटने का अर्थ हो रहा है तो वहाँ पर मारना को का प्रयोग सही होगा, लेकिन अगर वहीं पे उसका शिकार करने के अर्थ में हो रहा है तो वहाँ पे क्या होगा, मारना क्रिया के बाद अगर को विभक्ति का प्रयोग हो रहा है तो वो गलत होगा। ये चीज़ें उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगी। रमेश ने बाज को मारा, बाज ने पक्षी को मारा। यहाँ पे भी को आ रहा है और ये मारना क्रिया आ रही है, यहाँ पे भी को और यहाँ पे भी मारना क्रिया का प्रयोग हो रहा है। बाज एक पक्षी है। हम लोग सब जानते हैं कि हम पक्षियों की शिकार करते हैं। कोई किसी भी पक्षी को मारा जाता है तो उसको शिकार किया जाता है या उसको खाने के लिए मारा जाता है। लेकिन बाज एक ऐसा पक्षी होता है जिसको हम कभी खाते नहीं हैं। गिद्ध हो गया, चील हो गया, बाज हो गया, इनका शिकार नहीं किया जाता, इनको भगाया जाता है। तो यहाँ पर मारना, यहाँ पे जो को का प्रयोग होगा वो गलत होगा, क्योंकि इनको भगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे को का प्रयोग सही होगा। और इसी तरीके से बाज ने पक्षी को मारा, तो बाज जो है तो पक्षी का क्या कर रहा है, दरअसल शिकार कर रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा,
यहाँ पे जो मारना क्रिया का प्रयोग हुआ है वो गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे मारना क्रिया का प्रयोग शिकार करने के अर्थ में हुआ है। दोस्तों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। कल को हम इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। हम आज कुछ समय का अभाव था, इसलिए हम इसको यहीं पे इस क्लास को रोक रहे हैं और कल की क्लास को आगे से कंटिन्यू करेंगे और कोशिश करेंगे कि कल इसके जितने भी बचे हुए पार्ट हैं ये आपके कारक के, कल एक ही क्लास में इसको समाप्त किया जाए और परसों से किसी नई क्लास की ओर चलते हैं। धन्यवाद।